मानते हैं आप? जो प्रशांत किशोर वादा करते हैं उसको ज़मीन पे उतारा जा सकता है क्या? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सारी समस्याओं का हल जो है, जी। वो हम अगर बात करें आरा की तो सर्किट हाउस में बैठ के नहीं किया जा सकता है जी। और विधानसभा में बैठ के नहीं किया जा सकता है। अर्थ की बात और नीति और नियत की बात में बहुत फ़र्क है। जी। बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं कि अगर आपके नेतृत्वकर्ता आपके बीच में उपलब्ध रहें जी। और सुगमता से अपनी बातों को जनता के सामने रखें, जी। तो बहुत सारी समस्याएँ जनता खुद ब खुद सुलझा लेती है। जी। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, भावी प्रत्याशी जनसुराज, आरा की समस्त जनता को इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता है, जो पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पीजी किए हुए हैं और जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी है उसके मेंबर हैं और यहाँ से दावेदार भी है। निश्चित तौर पे हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सर्वे कर रही है और जो सर्वे में नाम आ रहा है वो कई नाम आ रहा है, लेकिन अगर प्रोफेशनल एक डॉक्टर की बात करें तो जो सबसे उभरता हुआ नाम आ रहा है वो डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता है। बहुत कम उम्र में जो उपलब्धि हुई है, कहीं ना कहीं वो आम लोगों से जुड़े रहने के कारण हुआ। इनसे जानेंगे कि आज भी आरा की मूलभूत समस्याएं क्या है। अभी जो यहाँ से विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, डबल इंजन की सरकार में है और निश्चित तौर पे जो विकास यहाँ होना चाहिए शायद वो नहीं दिख रहा और यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने लोगों को एक विकल्प दिया जनसुराज, और जनसुराज के आने से हर पार्टी में बेचैनी देखने को मिलती है। अगर आरा की बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे जो गठबंधन या फिर एनडीए के लोग हैं वो डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता को देख रहे हैं। उसका कारण है आम लोगों से जुड़ के रहना, और यही कारण है कि सब लोगों की कोशिश रहती है कि किसी को मौका मिल जाए, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जिसकी सभी स्वच्छ हो और राजनीति में कोई गॉडफादर न होते हुए भी एक मकाम हासिल हो। निश्चित तौर पे अगर ऐसे लोग चुनाव में आते हैं तो शायद जिनका यहाँ साम्राज्य स्थापित है उनके लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। आप जनसुराज में हैं, आरा से दावेदार हैं, आज भी आपके आरा की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी गंभीर बातें आरा में आके और आरा के लोगों के बारे में आप जानना चाहा, और विगत 35 साल से जो स्थिति बनी हुई है उसके पहले भी स्थिति कुछ और होगी, लेकिन उसके बारे में चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1990 से पहले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बहुत ज़्यादा मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन 1992 में मैट्रिकुलेशन के समय जब एक बिहार में बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुई थी, जिस समय का बदलाव था कि कैसे समाज के शोषित वंचित वर्ग इस समाज में अपनी बात खुल के रख पाए, और मैं चूंकि जनसुराज पार्टी से हूँ इसीलिए कोर्ट में अपने नेता और जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार जो कह ले प्रशांत किशोर का बात करता हूँ कि जनता जिस चीज के लिए वोट दी हुई, कोई ऐसी दल नहीं है जो जनता की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरी है। चूंकि उस समय की ये मूलभूत समस्या थी कि कैसे वंचित शोषित वर्ग समाज में अपने आप को एक समरसता के साथ उच्च वर्ग के साथ, या समाज में जो कहें एक बेहतरीन माहौल में रह रहे हैं लोग, उनके सामने अपनी बातों को रखें, और ये चीज लालू यादव ने दिया। इसकी बात हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर भी करते हैं। बाकी बातें बाद में होंगी, लेकिन जो आपने पूछा कि आज की समस्या क्या है, तो निश्चित तौर पे आज आरा की जो समस्या है, सबसे जरूरी समस्या जो है वो जल जमाव और ट्रैफिक की व्यवस्था। जिस तरह से समय के साथ भारत और विश्व आगे बढ़ते रहा, उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार और खास करके भोजपुर में कोई तुलना ही नहीं है
जो एक तुलनात्मक दृष्टि से होता है, आज के जो वर्तमान विधायक है या वर्तमान सरकार है, वो दावा करती है कि हमने ये विकास किया, हमने ये काम किया, 1990 से पहले नहीं था, 2006 के पहले नहीं था। लेकिन मैं बता दूं कि अगर 1990 में भी जो बच्चा पैदा हुआ था, वो भी समय के साथ फलते फूलते जवान हुआ, प्रौढ़ अवस्था में आया और समय के साथ वो अपनी जो भी कार्य है किया। तो कुछ एक चीज होता है जो एक नियत गति से चलता है, वो खुद ब खुद होता है। लेकिन जिस रफ्तार से सारी दुनिया और भारत के अग्रणी राज्य अपनी चाल चल रहे थे, उसमें बिहार और खास करके हमारा आरा बहुत पीछे रह गया। आज भी आपके आरा में स्वास्थ्य और शिक्षा डिरेल हो चुका है। आप पेशे से डॉक्टर हैं, भली भांति समझ सकते हैं। ना तो शिक्षा की स्थिति अच्छी है, ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। क्या मानते हैं आप, जो प्रशांत किशोर वादा करते हैं उसको जमीन पर उतारा जा सकता है क्या? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सारी समस्याओं का हल जो है वो, हम अगर बात करें आरा की, तो सर्किट हाउस में बैठ के नहीं किया जा सकता है और विधानसभा में बैठ के नहीं किया जा सकता है। अर्थ की बात और नीति और नियत की बात में बहुत फर्क है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि अगर आपके नेतृत्वकर्ता आपके बीच में उपलब्ध रहें और सुगमता से अपनी बातों को जनता के सामने रखे, तो बहुत सारी समस्याएं जनता खुद ब खुद सुलझा लेती है। स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात आप कर रहे हैं कि आरा में स्थिति क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आरा की स्वास्थ्य या शिक्षा की बात अगर करें हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोर और लेस बिहार के जितने भी जिला हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट टाउन हैं, उससे बहुत खराब स्थिति हम नहीं कहेंगे बिहार की तुलना में, मैं बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ समस्या है कि जो व्यवस्था हमको यहाँ उपलब्ध हुआ है, उसको सही से सुपरविजन करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई एक समस्या होती है तो किसी तरह से उस पे तोप के और बात को खत्म करके किसी एक आदमी को जिम्मेवार ठहरा के और रफा दफा कर दिया जाता है। आज भी आपके यहाँ जो किसान है, सरकार चाहे जिसकी भी हो या चुनाव जो भी हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जो भी नेता आते हैं बातें तो बहुत होती है। किसानों की बात अगर होती है तो ये कहा जाता है कि सस्ते दरों पे खाद उपलब्ध कराना, सिंचाई की व्यवस्था कराना। लेकिन आपके आरा की आज भी ये दुर्भाग्य है कि खाद की कालाबाजारी होती है और किसानों को पटवन के लिए, सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इस सब के पीछे करप्शन जड़ है। पेपर पे सरकार, आप मीडिया के बंधु जाएंगे तो सारी स्थिति को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ इतना वितरण खाद का किया गया, इतनी पानी को सिंचाई के रूप में दिया गया। लेकिन ये जब आप फील्ड में जाते होंगे तो देखते होंगे कि आखिर अगर दिया गया तो उसका कुछ तो रिजल्ट दिखना चाहिए। जो उनके उपभोग करता है, उनसे जब बात करते हैं तो उनके सामने वस्तु स्थिति ये दिखती है कि जो कागज पे दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल खोखले हैं। खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है, किसान को समय पे तो छोड़ दीजिए, समय के बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। जब किसान कहीं से कर्ज लेके किसी तरह से अपनी खेती को करते हैं, उपज होता है, उसको मार्केट में ले जाते हैं, तो फिर वही कालाबाजारी, फिर वही करप्शन। जो बिचौलिए हैं, कहने को तो पैक्स की सुविधा है, कहने को तो बाजार समिति की सुविधा है, लेकिन वहां पे स्थिति क्या है? कोई लाभ नहीं मिल पाता। कोई लाभ नहीं। और ये लाभ नहीं मिल पाने का कारण है कि सरकारी तंत्र के साथ साथ जो भी यहाँ के नेतृत्व करता है, उनको एक सुपरविजन का पॉलिसी रखना चाहिए था।
एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होना चाहिए था कि सरकारी तंत्र का भी जो काम है वो केवल रूम में बंद होके हो रहा है या स्थल पे जाके निरीक्षण करके हो रहा है। कहीं ना कहीं जितने लोग हैं, जितने अफसरशाही आज के डेट में यहाँ पे हो रखी है, वो जनता से रूबरू होना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनको संरक्षण यहाँ पे नेताओं का है, उनके संरक्षण डबल इंजन की सरकार से है। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो फिर महागठबंधन के सरकार से है। आज तक यहाँ की जनता दो ही ग्राउंड पे गोल पोस्ट है, बीच में कुछ नहीं है। एक साइड महागठबंधन, दूसरे साइड एनडीए। ये पहली बार बिहार के लिए है कि जब कोई एक तीसरी शक्ति, और वो संकल्पित है कि हम अगर सरकार में आ रहे हैं तो फुल मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, और जनता जो कि आज मन बना चुकी है, क्योंकि डेवलपमेंट या जितनी करप्शन की बात आप कर रहे हैं, जब तक सरकार को स्वतंत्र रूप से कार्य करने को जनता मौका नहीं देगी तब तक विकास संभव नहीं। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी अगर आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आरा का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता, अगर आरा की दृष्टि से बात करें, क्योंकि दो विजन होता है, हमारे नेता बिहार को एज ए होल देखते हैं, लेकिन चूंकि हम आरा के लिए हैं तो एक तो संकल्पित है कि आरा को कैसे सुंदर और सौंदर्य से परिपूर्ण बनाए। इसमें सबसे पहला अगर जरूरी है तो वो ट्रैफिक और जल जमाव से मुक्ति। दूसरा चीज, इस आरा में केवल एक मैदान है, रमना मैदान, जिसमें आरा रूरल और आरा अर्बन दोनों लोग समान रूप से इसको उपभोग करते हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि इस रमना मैदान का, अगर मैं सरकार में हूं और हमारे को इस तरह का मौका मिल रहा है, तो रमना मैदान का अल्टरनेटिव जितने भी यहाँ पंचायत है, जितने भी वार्ड हैं, पहले तो प्रयास ये होगा कि सब जगह एक एक इसका अल्टरनेटिव एक छोटा प्रारूप हो। अगर ये संभव भी नहीं है तो कम से कम 4-5 वार्ड पे एक ऐसा जगह हो जहां 4-5 वार्ड के लोग, जहां 2-3 पंचायत के लोग पहुंच सके। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये 3 चीज होगी: सड़क जहां ट्रैफिक की बढ़िया व्यवस्था हो, नाली जहां जल जमाव से मुक्ति मिले, और तीसरा कि खुले रूप पे लोग अपनी सांस ले सके, और उसके लिए कम से कम आरा के एक छोर से दूसरे छोर न जाना पड़े। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका विजन था, जो आपकी सोच थी, निश्चित तौर पे सराहनीय है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने आज हमारे सामने बातें की, अगर आप विधायक बनते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कामों को करें, और जनता को भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा कि आपके बीच अगर ऐसे लोग हैं, विकल्प के तौर पे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जैसे लोग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है पार्टी और जात धर्म से अलग हटके अच्छे लोगों का चुनाव करें। अगर आप अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं तो ही आपके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान होगा, और अगर इनके जैसे लोगों का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको अपने परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे जो भी योजनाएं होंगी वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए होगा। तो अगर एक बार वोट करने जाते हैं तो विकल्प के तौर पे आपके बीच पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे लोग को वोट करें, और जब आप अच्छे लोग को चुन के आएंगे तो ही आपके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है।